मुझे यकीन है कि आप में से ज्यादातर लोगों ने बॉलीवुड की ऐसी फिल्में जरूर देखी होंगी जिनमें अंडरवर्ल्ड, माफिया गैंग और गैंगस्टर्स की कहानी दिखाई जाती है और लमसम हर एक कहानी में एक चीज कॉमन होती है और वो ये है कि ये गैंगस्टर और माफिया लोग कभी आपसी लड़ाई में किसी के परिवार को नहीं घसीटते और यदि कोई एक माफिया किसी अन्य के परिवार को नुकसान पहुंचाता है तो बाकी के सारे माफिया उस मामले को लेकर उसके खिलाफ हो जाते हैं। यानी कि हमारे देश के माफियाओं और गैंगस्टर की कहानियों में भी उनमें कम से कम इतनी नैतिकता तो दिखाई दी जाती है कि वे लोग किसी के परिवार को टारगेट नहीं करते, परिवारों पर हमला नहीं करते। मगर अब सवाल यह है कि क्या हमारे देश की राजनीति गैंगस्टर्स और माफियाओं के स्तर से भी ज्यादा नीचे गिर चुकी है? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नेहा सिंह राठौर और उनके पति हिमांशु सिंह। यूपी में काबा गीत को लेकर यूपी पुलिस ने नेहा सिंह राठौर की नई नवेली ससुराल से लेकर दिल्ली में उनके आवास तक चक्कर लगा लिया। नेहा को नोटिस दे दी गई, जिसके बाद खबर आई है कि नेहा मानसिक तनाव के कारण अस्पताल में है। चर्चा इस बात की है कि नेहा के पति हिमांशु सिंह को नौकरी से निकाल दिया गया है। सोशल मीडिया पर यह खबर जोरों से वायरल हो रही है कि क्या दृष्टि आईएएस जहां नेहा के पति पढ़ाते थे वो सरकार के दबाव में है, यानी सत्ता के डर से नेहा सिंह राठौर के पति को नौकरी से निकाल दिया गया। इस सवाल पर खुद हिमांशु सिंह ने जवाब भी दिया है, उस पर भी बात करेंगे कि क्या बताया है और क्या छुपाया है। आपको पूरा मामला दिखाएंगे। आपने अक्सर एक डायलॉग हमारे समाज के बीच सुना होगा कि मुझे जो कहना है कह लो, बाप पर मत जाओ, बाप पर गए तो अच्छा नहीं होगा। आप में से ज्यादातर लोग ने इसे निश्चित सुना होगा, मैं जानता हूं, लेकिन क्या आप इस बात की कल्पना भी कर सकते हैं कि राजनीतिक रूप से देश के सबसे बड़े राज्य यूपी के दो मुख्यमंत्री यानी अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच इस तरह की बातचीत हो सकती है? आप इन दोनों के बीच की बातचीत को सुनिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। एक वक्त था जब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई एक दूसरे के धार्मिक त्योहारों में शरीक होकर गर्व महसूस करते थे, सुकून महसूस करते थे, खुशियां बांटते थे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि स्थितियां एकदम पलटी जा चुकी हैं। कुछ तथाकथित हिंदुवादी लोग अपना त्योहार तब तक पूरा नहीं मान रहे हैं जब तक मुसलमानों और ईसाइयों को भयंकर रूप से चिढ़ा न ले। दरगाह के गेट के सामने रॉकेट लॉन्चर लगाकर किस तरह से खुशी मनाई जा रही है, ये देखना पूरे भारत के लिए शर्मनाक है। इसकी वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। बात कांग्रेस के महाधिवेशन की भी होगी, गोदी मीडिया के कुछ लपटझंडियों की हरकतें भी दिखाएंगे। इसके साथ ही जनता से जुड़े हुए कुछ अन्य मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। मगर इन सबसे पहले आप सभी से अनुरोध है, यदि आप हमें पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाया करिए। इसके बाद भी यदि आपको हमारी वीडियोस नहीं मिल रही है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। हम सभी वीडियोस के लिंक वहां आपको भेजते रहेंगे। देश में मीडिया के नाम पर अब सिर्फ सोशल मीडिया ही बचा है, कब तक रहेगा हमको मालूम नहीं। ऐसे में स्वतंत्र मीडिया संस्थानों का होना अत्यंत आवश्यक है। यदि आपको हमारा प्रयास ठीक लगता है तो इस QR कोड का इस्तेमाल करके हमारी आर्थिक सहायता करें, ताकि आर्थिक समस्याओं से दूर रहकर हम निरंतर अपना प्रयास करते रहें। सबसे पहले रामराज्य वाले यूपी के लिए ये शर्मनाक आंकड़ा देखिए। वैसे तो यूपी के मुख्यमंत्री और स्वयं प्रधानमंत्री आए दिन पश्चिम बंगाल की सरकार को कोसते रहते हैं, लेकिन वही पश्चिम बंगाल 10 साल के बच्चों की शिक्षा के मामले में टॉप पर है, जबकि उत्तर प्रदेश नीचे से स्थान पा रहा है, नीचे से पहला स्थान है। यानी कि यूपी की योगी सरकार के बड़े बड़े दावे एक बार फिर से खोखले नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश देश में सबसे ज्यादा आबादी वाला प्रदेश है और यहाँ की शिक्षा का स्तर कम से कम इस तरह के आंकड़े बताते हैं कि कितना गिरता जा रहा है। कभी मौका मिले तो गोदी मीडिया के लपटझंडियों से पूछिएगा कि यूपी में राम मंदिर बन रहा है क्या? इसके अलावा उनके पास यूपी की कोई और खबर भी है? यूपी की बात आ ही गई है तो एक और घटना के बारे में जान लीजिए। वैसे तो यूपी में अब कोई अपराधी बचा नहीं है सरकार के अनुसार, लेकिन फिर भी इलाहाबाद में बसपा के पूर्व विधायक की हत्या के मामले में गवाह को सरेआम गोली और बम से उड़ा दिया जाता है। आप इस CCTV फुटेज में देखते रहिए। अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश की हालत यदि कही जाए तो भोजपुरी की वही कहावत सटीक बैठती है कि नाव गांव इतना, दमाद हर जोतना। यानी कि नेताओं के भाषणों और अखबारों में यूपी में राम राज्य है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। आरोप है कि इलाहाबाद के बाहुबली विधायक अतीक अहमद के लोगों ने ऐसा किया है। मगर सवाल यह है कि 6 साल से लगातार अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे लोगों पर सरकार के हमले किए जा रहे हैं, कभी बुलडोजर से, कभी मुकदमों से। बहुत सारे लोग इन मामलों को धार्मिक एंगल भी देते हैं। ऐसे बाहुबलियों के ऊपर कार्रवाई चाहे जिस भी वजह से हो रही हो, लेकिन इसके बावजूद भी यदि इनके हौसले इतने बुलंद हैं कि सरेआम किसी गवाह को मरवा दिया जाए, तो क्या ये किसी भी व्यक्ति के लिए संभव है कि वो किसी भी बाहुबली के खिलाफ गवाही देगा? अब खबर ये भी आ रही है कि अतीक अहमद समेत उनके कई संबंधियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। वहीं विपक्ष के लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि आखिर क्यों जितने भी क्षत्रिय बाहुबली है यूपी में, सरकार उन पर मेहरबान है। कुल मिलाकर इलाहाबाद में जो कुछ हुआ वो योगी सरकार के ऊपर और उनकी कानून व्यवस्था के ऊपर एक बड़ा सवाल है, एक बड़ा धब्बा है। ये अलग बात है कि गोदी मीडिया इस धब्बे को पूरी तरह से धोने में, छिपाने में लगा हुआ है। इन्हें तो आप सब जानते ही हैं। इनका कहना है कि अगर व्यापार के बारे में सोचता तो एलन मस्क से भी ज्यादा अमीर होता। एलन मस्क सुन ले, ध्यान से सुन ले,
सपने में भी इनसे टक्कर लेने की न सोचे, वरना तुरंत डीजल 30 रुपए और पेट्रोल 35 रुपए मिलने लगेगा। वैसे लोग अभी भी पूछ रहे हैं कि रामदेव अगर व्यापार में के बारे में नहीं सोचते हैं तो फिर ऐसी दवाएं क्यों बेचते हैं जो किसी की सेहत के लिए हानिकारक हो सकती हैं। आखिर क्यों इनके प्रोडक्ट्स पर, इनके दवाओं पर कई देशों में बैन लगाया गया है। आखिर क्यों भारतीय सेना की कैंटीन से इनके सामानों को हटा दिया गया। क्या ये व्यापार नहीं है? खाद्य सामग्री और दवाओं में मिलावट करना ये धंधा नहीं है तो क्या है? ये गोरख धंधा नहीं है तो क्या है? वैसे लोग ये भी कहते हैं कि संभवतः रामदेव भी शुरुआत में 80-20 का आंकड़ा बताते थे कि 80% योग 20% दवाई। यहाँ तक दावा किया करते थे कि योग करो, दवाइयों की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, और अब रेलम रेल दवाई बेचे जा रहे हैं। बड़ा कंफ्यूजन है, क्या कहा। अब तो बाबा ही जाने बाबा के मन की बात। यूपी के उन्नाव की इस खबर को देख लीजिए। 15 साल की एक लड़की को अगवा करके उसके साथ गैंगरेप किया गया। इस बिटिया के शव को पुलिस चौकी से मात्र 100 मीटर दूर फेंका गया। इतना ही नहीं, गैंगरेप के बाद इस बिटिया के शरीर को गाड़ी से इतनी बुरी तरह से कुचला गया कि उसकी शक्ल भी पहचान में नहीं आ रही। 3 घंटे से ज्यादा वक्त तक ये 15 साल की लड़की का शव सड़क पर पड़ा रहा। परिवार का कहना है कि रात के लगभग 12 बजे वो घर से बाहर निकली थी, फोन पर किसी से बात कर रही थी, तभी कुछ लोग उसे जबरन उठा ले गए। अब याद करिए, गृह मंत्री अमित शाह ने यूपी में आकर दावा किया था कि यूपी की कानून व्यवस्था इतनी दुरुस्त है कि गहनों से लदी हुई 16 साल की एक लड़की आधी रात को सड़क पर घूम सकती है। हालांकि ये लड़की 16 साल की नहीं बल्कि 15 साल की थी। गहनों से लदी थी कि नहीं इसकी जानकारी हमारे पास नहीं है, मगर यूपी की सड़कों पर ये घूम नहीं सकी, ये बात प्रमाणित हो रही है। ये बात कितनी शर्मनाक है कि आए दिन यूपी में बेटियों के साथ इस तरह के जघन्य अपराध हो रहे हैं, मगर फिर भी यूपी की सरकार बजट भाषण की शुरुआत में ही यूपी में अपराध के कम होने का दावा कर देती है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कहना है कि पैसा जमीन में गाड़ दो, लेकिन बैंक खातों में मत रखो, पता नहीं कब कौन सा बैंक डूब जाए। पिछले दिनों बैंक ऑफ बड़ौदा के मुखिया ने कहा कि हम अदानी ग्रुप को और ज्यादा लोन देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि बैंक ऑफ बड़ौदा में जो 10-12 मेरा है उसको रखूं या निकाल लूं। मैं इस मामले में आपको कोई राय नहीं दे रहा हूं, अपने मन की बात बता रहा हूं। अब जरा इस साइंटिस्ट को भी देख लीजिए। 2000 के नोट में चिप वाले लिख रहे हैं कि भारत में अमृतकाल, पंजाब में अमृतपाल, यानी ये पंजाब वाली घटना की चर्चा कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि यदि भारत में अमृतकाल है तो पंजाब भारत से बाहर है क्या? और यदि पंजाब भारत से बाहर नहीं है तो पंजाब में अमृतकाल क्यों नहीं है? वही एक चीज आप लोग और महसूस कर रहे होंगे यदि गोदी मीडिया को थोड़ा बहुत भी देखते हैं तो, कि गोदी मीडिया वाले पंजाब की घटना को लेकर खूब कूदफान मचा रहे हैं। अच्छी बात है, करना भी चाहिए, लेकिन हरियाणा में राजस्थान के नासिर और जुनैद को जिंदा जला देने वाले हत्यारोपियों के पक्ष में रैलियां निकाली जा रही हैं, पंचायतें हो रही हैं, उनके बारे में इन लोगों की जुबान से एक शब्द नहीं निकलना है। अब जरा सा चोपड़ा साहब को भी देख लीजिए। इन्होंने तो लपट झंडे से ही की सारी हदें पार कर दी। मोदी तेरा कमल खिले, बताइए इसमें खबर क्या है जो ये लोग बताना चाहते हैं? अब तो बस सांकेतिक रूप से झंडे उठाना बाकी रह गया है। वरिष्ठ भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि अदानी ग्रुप की जो भी संपत्ति है उसे सरकार राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करे और बाद में उसकी नीलामी कर दे। अब स्वामी जी को कौन बताए कि महीना भर गुजरने के बाद भी आज तक इस देश में अदानी के खिलाफ, अदानी ग्रुप के खिलाफ, उनकी कंपनियों के खिलाफ कोई FIR भी दर्ज नहीं हो पाई। प्रधानमंत्री जी स्वयं अदानी का नाम तक नहीं ले पा रहे सदन में, और आप बात कर रहे हैं उनकी संपत्तियों पर कब्जा करने की। ये बात उतनी ही संभव है जितना 15 लाख खर्च खाते हैं। मध्य प्रदेश में अमित शाह की रैली से लौट रहे 3 बसों को एक ट्रक ने टक्कर मार दी, 14 लोगों की मौत हो गई और 7 लोग घायल हो गए। आखिर क्यों हमारे देश में सवाल नहीं होता कि जब डिजिटल इंडिया है तो फिर लोगों को बुलाकर, भीड़ जुटाकर रैली करने की क्या जरूरत है? सब कुछ डिजिटल होना चाहिए। सबके घर में टीवी है, हर हाथ में मोबाइल है, दूर से बोल देते बैठ के, हर घर में बात पहुंच जाती। और यदि ऐसा नहीं किया जा सकता है तो फिर किस मुंह से कहा जाता है कि डिजिटल इंडिया बना दिया है? ये 14 लोग जो मारे गए, 60 लोग जो घायल हैं, इनकी मौत का जिम्मेदार कौन है? रैलियों में भीड़ के लिए 200 से 500 रुपए देकर लोगों को बुलाया जाता है, ये सबको पता है, कुछ छुपाने जैसा नहीं। और ये काम सारी पार्टियां करती है, पहले भी करती थी, अब भी करती है। ये अलग बात है कि अब मामला बहुत बड़े स्तर पर पहुंच चुका है। जरा सी बात कांग्रेस के महाधिवेशन की कर लेते हैं, इसके बाद निहाल सिंह राठौर के मुद्दे की चर्चा करेंगे और यूपी में योगी और अखिलेश के बीच हुई नोकझोंक की भी चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ के रायपुर में कांग्रेस का महाधिवेशन चल रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा है कि देश के लिए कांग्रेस का ध्येय सेवा, संघर्ष और बलिदान, सबसे पहले हिंदुस्तान। इस अधिवेशन में देश के बड़े बड़े कांग्रेसी नेता उपस्थित हो रहे हैं। आने वाले चुनाव से लेकर देश की वर्तमान परिस्थितियों पर चर्चा हो रही है। वहीं कांग्रेस का यह भी मानना है कि इस अधिवेशन से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से डरी हुई है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि महात्मा गांधी जी करीब 100 साल पहले बेलगाम महाधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। उन्होंने कांग्रेस को किसानों, मजदूरों, गरीबों और वंचितों से जोड़ा। यहीं से कांग्रेस जन आंदोलन के रूप में जनता के बीच आई और पूरा देश कांग्रेस के साथ खड़ा। इस महाधिवेशन को रोकने के लिए बीजेपी सरकार ने छापा मारा और हमारे लोगों को गिरफ्तार किया।
लेकिन फिर भी यहाँ के मुख्यमंत्री और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जमकर मुकाबला किया और इस अधिवेशन को यशस्वी बनाया। इसके साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष ने बताया, कांग्रेस का कहना है कि हमारा लक्ष्य है MSME के जरिए रोजगार, महंगाई पर लगाम, आर्थिक असमानता खत्म हो, अन्नदाताओं को भूखे पेट न सोना पड़े, गरीब आदिवासियों को समान अवसर मिले, लोगों के अधिकारों की रक्षा हो, लोकतंत्र की रक्षा हो, यही हमारा ध्येय। अपनी स्क्रीन पर इन तस्वीरों को जरा ध्यान से देखिए। कुछ लोग रॉकेट लॉन्चर जला रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये वीडियो सप्ताह भर पुरानी है, संभवतः शिवरात्रि के वक्त की। महाराष्ट्र के कोल्हापुर वैसाईगढ़ में कुछ लोग जय श्री राम का नारा लगाते हुए रॉकेट लॉन्चर जला रहे हैं और रॉकेट लॉन्चर का मुंह दरगाह की तरफ है, यानी इशारा साफ है। क्या हो रहा है आप खुद ही देखिए, महसूस करिए हमारे देश की स्थिति क्या हो चुकी है। ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे के त्योहारों में मिठाइयाँ खाने का आनंद अब समाप्त होने वाला है। जब तक दूसरे धर्मों को अपने त्योहारों में गालियां न दे दी जाए, दूसरों को चिढ़ा न लिया जाए, संतोष नहीं मिल रहा है। हालांकि ये काम कुछ लोगों का है, इसको पूरे देश पर नहीं बढ़ा जा सकता। अब बात करते हैं नेहा सिंह राठौर की। क्या भारतीय जनता पार्टी की राजनीति यानी वर्तमान की सत्ता इतनी निरंकुश हो चुकी है कि उनसे सवाल करने वालों के परिवारों तक को नहीं छोड़ा जाएगा, उनके सभी संसाधनों पर हमला किया जाएगा, पुलिस से नोटिस भिजवा देंगे, पति की नौकरी छुड़वा देंगे, इतना प्रेशर बना देंगे कि सवाल पूछने वाले स्ट्रेस में चले जाएंगे और अस्पताल में भर्ती हो जाएंगे। पिछले दिनों नेहा सिंह राठौर को यूपी पुलिस ने एक नोटिस दी थी। इसके बाद नेहा ने ट्विटर पर अपना छोटा सा वीडियो क्लिप शेयर किया था, जिसमें वो अस्पताल के बेड पर लेटी हुई नजर आ रही थी। साथ में उनके पति हिमांशु सिंह भी थे। हिमांशु भारत की सर्वश्रेष्ठ संस्थानों में से एक दृष्टि IAS में अध्यापक रहे हैं। खबर आई है कि इस नोटिस के बाद हिमांशु को संस्थान से निकाल दिया गया है। कम से कम सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि नौकरी से निकालने की कार्यवाही यूपी पुलिस की नोटिस के बाद हुई। इस मामले को बढ़ता हुआ देख हिमांशु सिंह ने खुद ही सोशल मीडिया पर लिखा कि यह तथ्यात्मक रूप से एकदम सही है कि मुझसे दृष्टि IAS संस्थान की तरफ से 2 दिन पहले इस्तीफा मांगा गया था और मैंने कल अपना इस्तीफा दे भी दिया। पर इस बात का नेहा को नोटिस दिए जाने से शायद ही कोई संबंध हो। एक अध्यापक और एक एम्प्लॉयर के रूप में विकास देवी कीर्ति सर का व्यवहार मेरे प्रति हमेशा स्नेहपूर्ण रहा है और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरे इस्तीफे को मुद्दा बनाकर उनकी छवि धूमिल की जाए। विनम्र निवेदन है कि ऐसा मत कीजिए। जैसा कि हिमांशु ने लिखा है कि इनसे इस्तीफा मांगने का शायद ही कोई संबंध नेहा को मिले यूपी पुलिस की नोटिस से हो, मगर जो सवाल उठ रहे हैं वो टाइमिंग को लेकर। इसके साथ ही हिमांशु ने ये तो बता दिया कि शायद ही नोटिस और इस्तीफे के बीच कोई संबंध हो, लेकिन ये नहीं बताया कि और क्या वजह हो सकती है इस्तीफा मांगने की। बहरहाल वजह बहुत सारी भी हो सकती है, मगर बता दिया जाता तो और बेहतर होता। कभी कभी कुछ न बताना, कुछ न कहना संदेह को और ज्यादा गहरा कर देता है। और जिस तरह का संदेह पैदा हो रहा है लोगों के बीच, वो कहीं न कहीं ये सवाल खड़े करता है कि क्या राजनीति की नैतिकता माफियाओं की नैतिकता के स्तर से भी ज्यादा नीचे गिर चुकी है। यदि यूपी पुलिस के नोटिस और इस्तीफे के बीच कोई संबंध है तो ये संवैधानिक रूप से गलत तो है ही, सामाजिक और नैतिक रूप से भी गलत की पराकाष्ठा। बहरहाल अब देखते जाइए कि आगे क्या क्या होता है। आप विधानसभा में यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और वर्तमान के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच तीखी बहस, वो देखिए किस तरह से इनके बीच किस स्तर की चर्चा हो रही है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलायम सिंह के बयान लड़कों से गलती हो जाती है का जिक्र किया तो अखिलेश ने पूछा कि स्वामी चिन्मयानंद किसके गुरु हैं। इस पर योगी आदित्यनाथ बोले कि तुम क्या बोलोगे, तुम तो अपने बाप का भी सम्मान नहीं करते। मान्यवर उनसे ये उम्मीद करना कि वो प्रदेश की आधी आबादी का सम्मान करेंगे, ये तो उनके शासनकाल के समय हुआ ही था जब स्टेट गेस्ट हाउस की घटना घटित हुई थी। आचरण तो उनका उस समय भी सामने आया था। लड़के हैं गलती कर देते हैं, ऐसे भी बयान आए थे। ऐसे ही अन्य तमाम वक्तव्य उस समय आए थे। महोदय वे लोग लोकतंत्र की बात करें, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। ये किसके गुरु हैं, यानी यह गुरु किसके हैं, यह बड़ी आश्चर्यजनक स्थिति है। और महोदय मुझे देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ, ये लोग प्रदेश के अंदर सुरक्षा की बात करते हैं। हम शर्म तो तुम्हें करनी चाहिए जो अपने बाप की सम्मान नहीं कर पाए।